नमस्कार, मैं रणविजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। हमने आज से आपका एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम आपको करंट अफेयर कराएंगे। दरअसल केवल एक ही एग्जाम तो नहीं होगा कि केवल आप सीटेट के एग्जाम के भरोसे रहेंगे, और इस वीडियो को केवल ये भी नहीं कि आप ही लोग देखेंगे जो सीटेट पढ़ने वाले होंगे। तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने अदर एग्जाम्स की तैयारी का भी जिम्मा उठाया है। इसमें हम आपको करंट अफेयर शुरू करेंगे, और करंट अफेयर हम आपका ये लेंगे जनवरी से, क्योंकि हो सकता है आपका एग्जाम जल्दी हो तो उसमें 6 महीने पुरानी करंट अफेयर सामान्यतः मालूम की जाती है। तो हमने निर्णय लिया है कि हम आपका जनवरी से इस करंट अफेयर को शुरू करेंगे। डेली हम आपको तकरीबन 3 दिन की करंट अफेयर कराएंगे, जिससे जल्दी से जल्दी हम प्रेजेंट समय तक पहुंच सकें। उसके बाद केवल आपकी 1 दिन की करंट अफेयर होगी, जो बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। करंट अफेयर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल किसी भी वीडियो को आप 3 बार देख लीजिए। 3 बार देखने से आप देखेंगे कि आपको संपूर्ण याद हो जाएगी। क्योंकि करंट अफेयर पूरी तरह रटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि करंट अफेयर को भूलना भी है। ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर आपके अगले 6 महीने के बाद भी काम आएगी। सामान्यतः 6 महीने के बाद वो करंट अफेयर बेकार हो जाती है, या तो बदल जाती है या आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं रहती। तो इसलिए हम आज से आपका नया प्रोग्राम जो शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर, उसको देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये आपका 1 जनवरी 2020 की करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से है? किस यात्रा का भैया? प्रसिद्ध धनु यात्रा। प्रसिद्ध धनु यात्रा का जो संबंध है आपका कहां से है? उड़ीसा से है, और ये आपकी 11 दिवसीय यात्रा होती है। ये यात्रा जो है, अगर धनु यात्रा की बात करें तो धनु यात्रा दरअसल इस परिप्रेक्ष्य में की जाती है जब कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण और बलराम मथुरा को जाते हैं। मतलब मथुरा यात्रा जो होती है उनकी, उसको धनु यात्रा बोलते हैं, क्योंकि कंस ने जो एक प्रोग्राम रखा था उसका नाम था धनु, ठीक है ना। और उसी को देखने के लिए उनको आमंत्रित करता है कंस, और उसमें फिर आपका कंस का वध हो जाता है। ये 11 दिवसीय यात्रा है। और एक बात और ध्यान रखें, अगर आप पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और पहले अपने हथियार उठा लें, क्योंकि युद्ध में बिना हथियार उतरना बेवकूफी होती है। और इसमें आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा नोट करनी है। कोई जरूरी नहीं है आपसे केवल धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से ये क्वेश्चन पूछे, नहीं पूछेगा वो ये पूछ सकता है धनु यात्रा कितने दिन की होती है, या धनु यात्रा का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस घटना से है। तो कंस की हत्या से आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि करंट अफेयर के साथ साथ जो इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं उनको भी सोल्व करते चलें, ठीक है। तो नोट डाउन कर लें आप अपना। यह यात्रा 11 दिवसीय यात्रा है। इसे दुनिया के सबसे बड़े ओपन एरिया थिएटर, क्या बोलते हैं इसको? ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एरिया थिएटर है। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी शामिल है। ओपन एरिया थिएटर इसलिए है ये क्योंकि आपने थिएटर देखे होंगे, नाटक जो होते हैं इस यात्रा में दरअसल झांकियां निकलती हैं, और झांकियों में नाटक किया जाता है कंस के मरने का, श्री कृष्ण के आने का। इस तरीके का आपका ये ओपन थिएटर हो गया, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन थिएटर ये आपका माना जाता है, और इसीलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। और इस फेस्टिवल को नवंबर 2014 में नेशनल फेस्टिवल का दर्जा भी दिया गया है। 2014 में इसको नेशनल फेस्टिवल का दर्जा दिया गया था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहली और दूसरी तिमाही के लिए जारी स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो कौन सा शहर है भैया? वो इंदौर। और आप जानते हैं कई साल से ये फर्स्ट नंबर को छोड़ ही नहीं रहा है, लगातार फर्स्ट नंबर पे बना चला आ रहा है स्वच्छ भारत अभियान में भी। आगे देखते हैं। किस राज्य के परिवहन विभाग ने 7 साल के हर महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे, कौन सा व्हीकल भैया? नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो भैया वो राजस्थान है। दरअसल इन्होंने निर्णय लिया है कि हम महीने की पहली तारीख को अपने व्हीकल से ना जाकर किस व्हीकल से जाएंगे? सार्वजनिक व्हीकल से अपने कार्य पर जाएंगे। ये अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इन्होंने निर्देश जारी किया है
कि हमारे विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी जो है, ऐसा नहीं कि नो व्हीकल डे का मतलब ये उस दिन व्हीकल नहीं चलाएंगे परिवहन विभाग के, नहीं चलाएंगे, लेकिन खुद जो है सार्वजनिक व्हीकल से जाएंगे ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। अगला है संतुष्ट। संतुष्ट नामक पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो उसका जो संबंध है किससे है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से। इसका संबंध किससे है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दिल्ली के प्रसिद्ध मुकरबा चौक, कौन सा चौक भैया? मुकरबा चौक का नाम बदलकर शहीद विक्रम बत्रा चौक रखने का निर्णय लिया है। शहीद विक्रम बत्रा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध जो है आपका किससे है? कारगिल युद्ध से। अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये तो, क्योंकि आप लोगों ने मूवी देखी होगी, उसमें आपका अगर एलओसी की बात करें तो एलओसी में आपका विक्रम बत्रा का रोल किया है अभिषेक बच्चन ने, याद होगा आपको। तो ये जो आपका काफी फेमस रहे हैं इस युद्ध में, इस युद्ध में वैसे काफी लोग फेमस रहे, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा फेमस रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने सैनिकों को पीछे हटाते हुए और ऑफिसर होते हुए भी ये आगे बढ़ गए थे और उसके बाद शहीद भी हुए हैं, ठीक है ना। तो शहीद विक्रम बत्रा के नाम से अब रब चौक को जाना जाएगा, समझ गए। इसमें जो याद करने वाली चीज है वो ये है, क्योंकि क्वेश्चन पलट के ये आ सकता है कि दिल्ली के किस चौक का नाम बदलकर आपका शहीद विक्रम बत्रा चौक रखा गया। अब शहीद विक्रम बत्रा तो याद रहेंगे आपको, कारगिल भी याद रहेगा, लेकिन क्या याद नहीं रहेगा? मुकरबा चौक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पलट के भी आ सकता है। आगे बात करें यदि खबरों में रहा डार्विन 288 क्या है, तो क्या है ये? फ्लाइट इंस्पेक्शन सिस्टम एयरक्राफ्ट। क्या है ये? फ्लाइट इंस्पेक्शन सिस्टम एयरक्राफ्ट। अगला बात करते हैं ऐतिहासिक भीमा कोरेगांव बैटल। भीमा कोरेगांव युद्ध के नाम से भी पूछा जा सकता है, बैटल का मतलब युद्ध होता है। ऐतिहासिक भीमा कोरेगांव बैटल की वर्षगांठ कब मनाई गई? तो कब मनाई गई भैया? ये 1 जनवरी को, ठीक है। भीमा कोरेगांव बैटल की वर्षगांठ कब मनाई गई है? 1 जनवरी को। अब भीमा कोरेगांव के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले भीमा कोरेगांव का जो संबंध है वो आपका महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है भीमा कोरेगांव। तो भीमा कोरेगांव का संबंध महाराष्ट्र के उसी क्षेत्र से है। इसमें जो युद्ध हुआ था आपका, इसमें युद्ध हुआ था अंग्रेजों और पेशवा की सेना के बीच। इसमें पेशवा की आपकी बहुत बड़ी सेना थी, जबकि आपकी जो ब्रिटिश सेना थी, जो आपके कोरेगांव के रहने वाले लोग थे, वो आपकी बहुत कम संख्या में थी, ठीक है ना। यह कहा जाता है कि आपके मात्र 500 लोग थे, माहर जनजाति के लोग थे, ये माहर जनजाति के लोग थे, मात्र 500 थे जो कि लड़े थे आपके ब्रिटिश सेना की तरफ से। और कहा जाता है कि पेशवा की सेना 25,000 की सेना थी, उसमें भी ये आपका ब्रिटिश सेना ने युद्ध जीत लिया था, जिसमें मात्र 500 माहर सैनिक थे। तो यही माहर जनजाति के लोग इस युद्ध की वर्षगांठ मनाते हैं। अगला बात करते हैं आपका दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली फाउस्टा। ये फाउस्टा मतलब कोई केवल नाम है, ये किसी जानवर का नाम नहीं, पर्टिकुलर नहीं, मतलब आपका प्रॉपर नाम इसको जिसको कहा जा सकता है, केवल नाम है। फाउस्टा नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो जानवर तो ये है भैया, ये केवल इसका नाम है। तो आपका क्या नाम है इसका? ये फाउस्टा। फाउस्टा उसका नाम रखा गया है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने पालतू जानवरों के नाम रख लेते हैं, ऐसे आपका चिड़ियाघरों में भी इनके नाम रख लेते हैं। तो फाउस्टा को ज्यादा आपको गौर नहीं करना है कि फाउस्टा क्या है, फाउस्टा का आप सर्च मारते होंगे तो फाउस्टा केवल उसका नाम है। किसका नाम है? ब्लैक राइनो। राइनो आप जानते होंगे गैंडे को बोलते हैं, ठीक है। ये मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु हाल ही में किस देश में हुई है? तो दुनिया की जो सबसे पुरानी बुजुर्ग, या कहा जा सकता है सबसे बुजुर्ग जो आपकी राइनो है, वो कहां पर मरी है? अभी तंजानिया में। दरअसल ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये जो आपका ब्लैक राइनो है ये आपकी रेड लिस्ट में आता है, ठीक है ना। ब्लैक राइनो आपका किस में आता है? ये रेड लिस्ट में। ये
IUCN एक संस्था है, IUCN जो संस्था है वो आपका रेड लिस्ट जारी करती है, और रेड लिस्ट की आपका ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड सूची में शामिल है। रेड लिस्ट की भी आपकी 4 सूचियां होती है, रेड लिस्ट की उन 4 सूचियों में से ये किसमें है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड, मतलब बहुत ज्यादा संकटग्रस्त, ठीक है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में ये शामिल है, इसलिए इसका जिक्र इसमें किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे आगे आपका खेलो इंडिया गेम्स में इस बार किन खेलों को पहली बार शामिल किया गया है? तो इसमें कौन सा है जी? लॉन बॉल और साइकिलिंग, ठीक है ना। इसमें आपका जो 2 गेम आपके शामिल किए गए हैं, इनको याद रखेंगे आप, लॉन बॉल और साइकिलिंग। और ये जरूर याद रखें कि ये आपका तीसरा खेलो इंडिया का प्रोग्राम था इस बार। कौन सा था ये? 3rd खेलो इंडिया गेम्स थे इस बार ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है भैया आपका टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप? गोल्फ। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। इससे आगे चलते हैं। 27वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन, 27वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां किया गया है? तो इसका इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है तिरुवनंतपुरम में। कहां पर किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। और इसकी एक चीज और नोट कर लें, इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। दोबारा बोल रहा हूं मैं, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी नेशन, ठीक है। अब देखते हैं आपकी 2 जनवरी की करंट अफेयर, ठीक है। आगे देखेंगे 2 जनवरी। अब आते हैं 2 जनवरी की वीडियो पर। 2 जनवरी में आपका पहला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? खालसा पंथ आप जानते हो आपका 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और इनके बारे में जान लेते हैं आखिर ये चर्चाओं में कैसे रहा। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की 353वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती भैया? 353वीं जयंती मनाई गई है। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। जो आपका गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह जो है आपके सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। इनके बाद आपकी गुरु परंपरा इन्होंने खत्म कर दी थी, बल्कि गुरु गोविंद सिंह ने ही खत्म की थी कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा। इन्होंने आनंदपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहां पर की थी ये? आनंदपुर साहब में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और यही जो खालसा पंथ है यही आपका एक सैनिक रूप में आगे बढ़ा फिर, ठीक है। आगे चलते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। और इनके बाद जो आपके गुरु बने थे, यानी कि दूसरे गुरु जो थे आपके अंगद थे, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्होंने गुरु नानक की कृतियों को संकलित किया तथा गुरुमुखी नामक लिपि चलाई, जो आपकी पंजाबी लिपि है, जिसको आप पंजाबी लिपि बोलते हैं। दरअसल उसका जो टेक्निकल नेम है, उसका टेक्निकल नेम है गुरुमुखी। तो जो गुरुमुखी जो चलाई थी वो किसने चलाई थी? सिखों के दूसरे गुरु, और उनका नाम था गुरु अंगद, ठीक है। आगे चलते हैं। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु बने। गुरु अर्जुन देव कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। इन्होंने अपने पहले 4 गुरुओं की बातों को संकलित करके गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की, तो इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूज रहता है कि गुरु ग्रंथ साहब तो सिखों का एकमात्र ग्रंथ है, या फिर कहा जाता है सिखों का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसकी रचना तो आपका गुरु नानक ने की होगी। नहीं, इसकी रचना गुरु नानक ने नहीं की, बल्कि किसने की है? गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। और इन्होंने अपने पहले 4 गुरुओं की बातों को संकलित करके क्या बनाया था जी? गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब में इन्होंने इसके अतिरिक्त भी कुछ लोगों की बातें संकलित की थी, जिनका नाम है कबीर,
नामदेव और फरीद। यानी कि यदि कहा जाए कि गुरु ग्रंथ साहब में सिखों के गुरुओं के अतिरिक्त किनकी बातें संकलित हैं, तो वे किस किस की हैं? कबीर की हैं, फरीद की हैं और नामदेव की। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है NTCAA रेजुलेशन पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो भैया ये राज्य है आपका केरल। केरल ने ये कहा है, जैसे कि आप जानते होंगे CAA के बारे में, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं हम, जिसको कुछ लोग CAB के नाम से भी जानते हैं। दरअसल वो पहले बिल था, जब पास हो जाता है विधानसभा से या फिर आपका कहा जाए लोकसभा से जब पास हो जाता है कोई भी बिल, तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक है। तो ये जो CAA के बारे में आप लोग जानते ही हैं, काफी चर्चाओं में रहा है। तो इसको केरल राज्य ने ये कहा है कि हम इसको अपने यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। वैसे ये गैर संवैधानिक है और इसका क्लैरिफिकेशन खुद विपक्ष के नेताओं ने भी किया है कि इसको राज्य चाहे तो भी ऐसा कोई बिल नहीं ला सकते कि इसको अपने यहाँ पर लागू ना किया जाए, क्योंकि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है और संसद के अधिकार क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है ना। और अगर इसको देखा जाए तो ये 245 के क्लॉज 2 के अनुसार असंवैधानिक कानून माना जाएगा जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। 245 आर्टिकल 245 ये संविधान का आर्टिकल है। ठीक है। अगला देखते हैं मकर विलक्कू महोत्सव। कौन सा महोत्सव भैया? मकर विलक्कू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? मकर विलक्कू महोत्सव का संबंध भैया केरल राज्य से है। किस राज्य से है भैया? ये मकर विलक्कू जो महोत्सव है इसका संबंध किससे है? केरल राज्य से। ठीक है। और इसमें एक चीज और नोट कर लेना, इसका आयोजन केरल के सबरीमाला मंदिर में होता है। सबरीमाला मंदिर तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं, काफी विवादग्रस्त रहा है। यहाँ पर महिलाओं के जाने पर रोक है सबरीमाला मंदिर में, जबकि कुछ महिला संगठनों का कहना है कि ये गलत है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब एक समिति का गठन किया है जो इसकी जांच कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री ने DRDO की 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी देश को समर्पित की है। तो इन्होंने ये पूछा है जी आपका DRDO के प्रमुख का क्या नाम है? DRDO के प्रमुख का नाम है G सतीश रेड्डी। G सतीश रेड्डी। याद रखना ये क्वेश्चन कभी भी बदल सकता है। DRDO के प्रमुख कभी भी चेंज हो जाते हैं, तो इस बात का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने भैया ये लिखवा दिया तो आजीवन यही रहेंगे। हो सकता है 6 महीने से पहले ही ये बदल जाए। ठीक है। तो इन चीजों को जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएं, यदि आप एक रिवीजन करंट अफेयर का मार रहे हैं, तो ऐसी चीजों को हमेशा कभी भी वीडियो पे विश्वास करते हुए ना पढ़ें। इनको एक बार देख लें, क्या पता आपके एग्जाम से 2 दिन पहले ही चेंज हुए हो। ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत निर्वाचन आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि PPRTMS को लॉन्च किया है? तो इसकी जो धारा है वो है 29A। अगला है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए दूसरा लॉन्च पॉड कहां स्थापित किया गया है? तो इसके लिए दूसरा लॉन्च पॉड स्थापित किया गया है वो है थूथुकोडी। क्या नाम है इसका? थूथुकोडी। और ये थूथुकोडी जो पड़ता है आपका तमिलनाडु में है ये। ठीक है। इसके साथ एक चीज और नोट डाउन कर लें कि इसरो के आखिर प्रमुख का नाम क्या है? इसरो के प्रमुख का नाम है के सिवान। इसरो के प्रमुख का नाम क्या है? के सिवान। अगला है, प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एग्रीमेंट। दोबारा पढ़ दे रहा हूं मैं, प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एग्रीमेंट पर 1988 में किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे?
ये किए थे भारत और पाकिस्तान ने। दरअसल भारत और पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट किए थे ये इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि अभी इन दोनों देशों ने एक दूसरे की लिस्ट को अभी साझा किया है कि हमारे न्यूक्लियर अनुसंधान कहां कहां पर है। न्यूक्लियर अनुसंधान का मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमारे न्यूक्लियर हथियार कहां है। न्यूक्लियर हथियारों की जगह कोई देश किसी को नहीं देगा, ये संवेदनशील आपकी इंफॉर्मेशन होती है। मैं उन न्यूक्लियर संस्थानों की बात कर रहा हूं जो आपके शांति काल में काम आते हैं, जैसे कि आपका जो बिजली बनाने के काम आते हैं, या हमारे न्यूक्लियर जो और शक्ति उत्पन्न करने वाले कारखाने हैं, कारखाने कहा जाए या रिएक्टर कहा जाए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इन पर कोई भी देश एक दूसरे से अटैक नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा खतरा हमको पाकिस्तान से और पाकिस्तान को हमसे था, क्योंकि इससे होगा क्या, यदि पाकिस्तान हमारे किसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करता है जो बिजली बनाने के काम में आ रहा है, तो इससे केवल ये नुकसान नहीं होगा कि हमारी बिजली नहीं बनेगी, बल्कि आसपास का बहुत बड़ा इलाका रेडिएशन से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमने 1988 में दोनों देशों ने एक समझौता किया था। तो ये समझौता किस किस के बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने जलवायु संकट से निपटने के लिए अर्थ शॉर्ट प्राइज नामक प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है भैया कैम्ब्रिज के शासक प्रिंस विलियम ने की है। और ये याद रखना, यह अब तक का सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार भी है। कौन सा पुरस्कार है, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो कि पर्यावरण क्षेत्र में है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल ने हाल ही में कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है। तो इन्होंने जो लॉन्च किया है विजिट नेपाल ईयर 2020, इन्होंने विजिट नेपाल ईयर 2020 एक कैंपेन है वो इन्होंने लॉन्च किया है। इसके तहत ही अपने जो आपका एवरेस्ट पहाड़ी है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि इनके यहाँ पर पर्यटन बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में रूसी सेना द्वारा एक नए अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सिस्टम को शामिल किया गया है, इसका क्या नाम है। पहले तो देख लेते हैं अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सिस्टम क्या होता है। अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सिस्टम कहते हैं जो कि एक कॉन्टिनेंट यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला कर सके, उसको कहा जाता है अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सिस्टम। और इसका नाम रखा है इन्होंने A1 गार्ड। क्या नाम रखा है, A1 गार्ड इन्होंने नाम रखा है। और ये जो मिसाइल है ध्वनि की गति से 27 गुना तेजी से चलती है। ध्वनि की गति से कितना तेज चलती है, 27 गुना तेजी से। ठीक है। और इसकी एक खास बात यह है कि ये अपना रूट बदलने में माहिर है। रूट बदलने में माहिर होने से फायदा क्या मिलेगा कि इसको कोई दूसरी मिसाइल नष्ट नहीं कर पाएगी। ये एक समय में मान लीजिए इधर से जा रही है तो अपना रूट बदल के फिर दूसरी जगह चली जाएगी, वहां से फिर तीसरी जगह चली जाएगी। तो यदि कोई मिसाइल इस पर हमला भी करती है इसको बीच में ही खत्म करने के लिए, तो वो इसको खत्म नहीं कर पाती। अगला है आपका और लास्ट सवाल है आज का, हाल ही में किसने दृष्टिबाधितों की सहायता के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है। मनी ऐप लॉन्च किया है, तो वो किसने किया है भैया, RBI। किसने किया है, RBI। और इसी के साथ आज का करंट अफेयर खत्म करते हैं। कल जो होगा आपका 3 जनवरी का शुरू होगा करंट अफेयर। धन्यवाद।